हेलो पीपल, दिस इज चैनल सी ए टी वी एंड इस वीडियो में हम जो है नेक्स्ट 20 MCQs हम वापस सॉल्व करेंगे एंड दिस टाइम 41 to 60 जो है हमें वो सॉल्व करने हैं। होप सो कि अब सिंस डेली ये वीडियो अपलोड हो रहा है, उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछले 2 वीडियो जो 2020 MCQs के थे वो आपने देख लिए होंगे। अगर आप इंटू 2 की स्पीड पे भी देखें तो वो जल्दी से कवर अप हो जाएंगे एंड वहाँ पर एक एडिक्वेट लेवल पे चीज़ों को बताया गया है ताकि एटलीस्ट आप MCQ सॉल्व तो कर ही सको, MCQ को तो समझ ही सको। ठीक है, तो उसी पैटर्न में ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम बिगिन करते हैं। हमारे 41 क्वेश्चन से क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर शर्मा हु वॉज KMP ऑफ XYZ लिमिटेड रिटायर ऑन 12 मई 2018। एक KMP रिटायर हुआ है 12 मई 18 को। एन एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 18। ठीक है, एग्जामिनेशन 31 मार्च 18 को होगा। तो 12 मई को रिटायर हुआ एंड एग्जामिनेशन ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी वॉज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। ठीक है, द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी फाउंड सम इरेगुलरिटीज इन राइटिंग ऑफ द ह्यूज अमाउंट ऑफ बैड डेट। तो कुछ इरेगुलरिटी मिली इन राइटिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ बैड डेट। जब उसे लगा कि यार ह्यूज अमाउंट बैड डेट में राइट ऑफ हो रहा है और खर्चा ज़्यादा बुक हो रहा है तो उसको फिर ये इरेगुलरिटी दिख रही है और उसके रिस्पेक्ट में उसको कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिला। इन सच ए सिचुएशन रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी वांट सम एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द कंपनी एंड मिस्टर शर्मा। तो उसे कंपनी और शर्मा से चाहिए एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब कैन ROC सीक एक्सप्लेनेशन फ्रॉम मिस्टर शर्मा। क्या शर्मा से ले सकता है क्या? आप मुझे बताओ। तो हम शर्मा से तो इन्फॉर्मेशन ले ही सकते हैं, तो कांट बी कॉल्ड अपॉन या ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है ना, तो कैन बी कॉल्ड अपॉन विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। अब ऐसा भी कुछ नहीं कि आपको 1 साल में ही लेना पड़ेगा। कैन बी कॉल्ड अपॉन विद एक्सप्लेनेशन विद इन 180 डेज, ऐसा भी कुछ नहीं पड़ा है। बस एक रिटर्न नोटिस सर्व करना है उनको। ठीक है, ठीक है, विदाउट एनी पीरियड टाइम पीरियड लिमिट। तो ठीक है, कोई ऐसे टाइम पीरियड ऐसे कोई लिमिट नहीं है और ये इंक्वायरी के रिस्पेक्ट में ही है। देखो जो भी अब जो एक बेसिक सेक्शन था हमारा इंक्वायरी का, वो भी ऐसा ही है कि रजिस्ट्रार जो है कंपनी को रिटर्न नोटिस भेजता है और कंपनी से फर्निश करवाता है इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन। कंपनी जो है सिंपल सा इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन फर्निश करती है, प्रोड्यूस करती है बुक्स ऑफ अकाउंट। तो एक तरीके से डाई डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन ये सब जो है प्रोड्यूस करती है। अब जो है अब कंपनी कब मांगती है इन्फॉर्मेशन? जब स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट या जो इन्फॉर्मेशन रिसीव जो भी करता है उससे उसको लगता है कि फर्दर इन्फॉर्मेशन नीडेड, तो ऐसे केस में फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए रिटर्न नोटिस देती है। ठीक है, तो जो उसके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको स्क्रूटनी करके जो भी इन्फॉर्मेशन उसको पता रहते हैं उसको स्क्रूटनी करके उसको जब पता लगता है कि फ़र्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फर्दर इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू मंगवाती है, कंपनी से मंगवाती है। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं हुई तो ऐसे केस में फिर पास्ट ऑफिसर से मंगवाती है और ऑफिसर से ही मंगवा सकती है। अब यहाँ पे जब उसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही तो इनएडिक्वेट मिल रही है। वो मिलने के बाद अगर उसको लग रहा है कि अनसेटिस्फैक्टरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है एंड कंपनी नॉट डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर व्यू, तो ऐसे केस में फिर वो इंस्पेक्शन और इंक्वायरी की तरफ जाती है बात, राइट। तो इस केस में तो आप रिटर्न नोटिस के थ्रू बुलवा सकते हो। अब देखो बात आती है हमारी सेकंड की। अ ग्रुप ऑफ क्रेडिटर ऑफ एक्स लिमिटेड मेक अ कंप्लेंट टू द रजिस्ट्रार। जो क्रेडिटर का ही ग्रुप है, ठीक है, अब क्रेडिटर के ग्रुप ने रजिस्ट्रार को कंप्लेंट कर दी। वैसे वो कंप्लेंट कर सकता है 213 में अराउंड, पर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बात थी। चलो अभी अपन देखते हैं क्या बात कर रहा है इधर कि ग्रुप ऑफ क्रेडिटर मेक अ कंप्लेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। दे असर्टेड दैट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इंडल्ज इन द डिस्ट्रक्शन फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। उन्होंने बोला कि जो कंपनी का मैनेजमेंट है ना, तो वो फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में इन्वॉल्व है। The complainant requests the registrar to take immediate step to stop the management to tamper with the record। तो वो ही कि स्टेप लो और स्टॉप करो मैनेजमेंट को टू टैम्पर विद द रिकॉर्ड्स। कंपनी ने रिसीव करा मॉर्निंग में ये जो है कंप्लेन एंड एंटर इन टू प्रीमाइसेस विद इन हाफ आवर। देखो कैसे हाफ आवर्स में आप सर्च कर सकते हो। आपको जब पता है कि जब क्रेडिटर ने, मैं आपको वापस क्वेश्चन बता दूँ कि क्रेडिटर ने कंप्लेन करी है फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड से डिस्ट्रक्शन हो रहा है, रोकने के लिए फिर जो है रजिस्ट्रार चले गया विद इन हाफ आवर। तो हाफ आवर में नहीं जा सकता। अब देखो रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर जो है जब उसको रीज़न टू बिलीव होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट सीक्रेटेड, ऑल्टर्ड, डिस्ट्रॉयड, फॉल्सिफाइड, म्यूटिलेटेड है, तो ऐसे कैसे वो एंटर, सर्च एंड सीज करते हैं, पर सीजर के लिए उसको स्पेशल कोर्ट का ऑर्डर चाहिए। तो रजिस्ट्रार में एंटर एंड सीज द प्लेस ऑफ वेयर बुक्स और पेपर आर केप्ट एंड गिव अपॉर्चुनिटी टू द कंपनी टू रिप्रेजेंट वाई सच डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी सीज। तो घुस सकते हैं, पर मुझे बताओ क्या घुस सकते हैं क्या?
देखो घुस सकते सब में बोल के रखा है, ठीक है। अब स्पेशल ऑर्डर की बात क्या करके रखी इधर, ऑप्टिंग इन ऑर्डर फ्रॉम द स्पेशल कोड, तो कायदे से स्पेशल कोड का तो ऑर्डर चाहिए, ठीक है। तो 42 का तो बी आंसर है, राइट। 43 रमन एंड इंस्पेक्टर अंडर, अच्छा SFIO का इंस्पेक्टर है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट इनटू द अफेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन रमन ने कुछ एविडेंस करे, कुछ फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन मेड बाय कंपनी विद इट्स सब्सिडियरी, कि कुछ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन मिल रही रिगार्डिंग द ट्रांजेक्शन जो कंपनी एक्स ने जो है सब्सिडियरी के साथ किए हैं, ये रमन को इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस करने के दौरान मिला। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रमन रिक्वायर्ड टू इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड। अब उसे लग रहा है कि मैं वाई के अफेयर्स को भी इन्वेस्टिगेट कर लेता हूँ, अब वाई सब्सिडियरी है, ठीक है। तो अब सब्सिडियरी है मतलब कि अब इधर इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है सब्सिडियरी का भी करना है, तो क्या ऐसा इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं क्या, ठीक है। सब्सिडियरी कंपनी का कर सकते हैं क्या, और हमको समझना पड़ेगा 210, 212, 213, ठीक है। और फिर एक आता है हमारा 216 जो ओनरशिप के ऊपर है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन इनटू मेंबरशिप एंड ओनरशिप, ठीक है। फिर एक है 219 इन रिलेशन टू रिलेटेड कंपनीज। अब देखो अब ये रिलेटेड कंपनीज का भी उसको ऑडिट करना, इन्वेस्टिगेशन करना है। ये इन्वेस्टिगेशन 213 का करते समय उसको आया दिमाग में 212 का इन्वेस्टिगेशन करते समय, तो यही बोला है कि इंस्पेक्टर जब 210, 212, 213 का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, अब उसको लग रहा है कि शेयर ऑल्सो इन्वेस्टिगेट द अफेयर्स ऑफ या तो एसोसिएट एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग का, या उस कंपनी का जिस कंपनी के MD मैनेजर, वो दोनों के MD मैनेजर सेम हैं, उस कंपनी का जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कंपनी के डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, ठीक है। उस कंपनी का जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी 1 के नॉमिनी है। तो 4 कौन से, एसोसिएट सब्सिडियरी होल्डिंग, ये तो चलो ठीक है। फिर आता है भैया एक कंपनी जिसमें कॉमन MD मैनेजर है, ठीक है। तो कॉमन MD मैनेजर वाले आ गए, तो MD मैनेजर कॉमन या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इनके कंपनी के कंपनी या इसके डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नॉमिनी, ठीक है। इस केस में यहाँ के नॉमिनी है, तो दो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे है, क्या तो इंस्ट्रक्शन पे काम करता है या इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इसके नॉमिनी है, एक MD मैनेजर है और हमारा एक एसोसिएट जो भी है, तो वो कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब कायदे से 219 आ जाने चाहिए, ये 219 अंदर इधर दिख रहा है, तो 43 का बी में लगा था, ठीक है। पर हमको ये भी समझना पड़ेगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आप प्रायर अप्रूवल लो सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब देखो एबल टू प्रोसीड दिया हुआ है, शेल नॉट बी एबल, तो इधर गलत हो गया। देखो मैं उधर लिखने वाला था, पर देखो शेल नॉट बी एबल तो ये तो नहीं कर सकता, शेल बी एबल, ठीक है। आफ्टर ऑप्टिंग द प्रायर अप्रूवल, किसका, प्रायर अप्रूवल ऑफ डायरेक्टर ऑफ SFIO, गलत हो गया है, डायरेक्टर ऑफ SFIO नहीं है, ठीक है। आफ्टर ऑप्टिंग प्रायर अप्रूवल ऑफ द ट्रिब्यूनल भी नहीं है, प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या आंसर है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अल्ट्रा लिमिटेड जो पब्लिक कंपनी है वो इनकॉर्पोरेट हुई थी 13 मई को, ठीक है। तो नोट डाउन करो, समझो उसको कि 13 मई को इनकॉर्पोरेट हुई थी। आफ्टर 1 year ऑफ इनकॉर्पोरेशन द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी केम टू नो दैट सम ट्रांजेक्शन इनसाइड द कंपनी वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। आफ्टर 1 year ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, शेयर होल्डर को लगा कि जो ट्रांजेक्शन है वो प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट के मुताबिक नहीं है, वो प्रीजुडिशियल है, ठीक है। तो डिसाइडेड टू मेक एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब एप्लीकेशन कर सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, हाँ एक्सेप्टेबल है ना, पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा 210 के अंदर, दिख रहा है डायरेक्ट बी आंसर, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ देखने का बचता ही नहीं क्योंकि आंसर ही डायरेक्ट बी है, ठीक है। अब नो तो अपन करने से है, चलो मैं बता भी देता हूँ कि नो तो होने से रहा, ये भी नो होने से रहा, ये यस तो अभी अपने पहले से कर दिया। अब विदाउट स्पेशल रिजोल्यूशन ये भी नहीं चलेगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड ऋषिकेश एज एन इंस्पेक्टर टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ ओवरटेक इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। तो ठीक है, ऋषिकेश जी को इन्होंने अपॉइंट किया। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंडेड कंपनी हैज़ रिड्यूस द पोजीशन ऑफ गोपाल, और पता चला कि कंपनी ने तो गोपाल की पोजीशन को रिड्यूस कर दिया, जो सीनियर एम्प्लॉय था कंपनी का, विद इन फ्यू डेज, और फ्यू डेज के अंदर ही कर दिया। कंपनी डिडंट ट्राई टू ऑब्टेन ऑर्डर फ्रॉम द ट्रिब्यूनल, और जबकि अगर आप किसी का रिडक्शन ऑफ रैंक कर रहे हो, ये रैंक रिडक्शन है, और अगर हम पढ़े सेविंग टू एम्प्लॉय
कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान एम्प्लॉय को सेविंग है, क्या बोला जाता है, श्योर डिस्क। श्योर डिस्क मतलब कि अगर सस्पेंड कर रहे हो, सस्पेंड एसयू से है, आर से रिडक्शन ऑफ रैंक है, डिसमिसल है, डिस्चार्ज है, चेंज इन टर्म्स है, तो ऐसे केस में कंपनी को तो ऑब्वियस बात है एप्लीकेशन तो देनी पड़ेगी। तो कंपनी राइट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन कंपनी ने दी नहीं है। द कंपनी हैव राइट टू रिड्यूस द रैंक ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो वैसे कंपनी के पास राइट तो है, कंपनी के पास राइट तो है, पर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देनी चाहिए। तो अब देखो, और ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देनी चाहिए, और अगर ट्रिब्यूनल ने 30 डेज के अंदर अप्रूव नहीं किया तो इधर अपनी क्या बात चल रही कि यस रिडक्शन ऑफ रैंक इज एन इंटरनल मैटर ऑफ अ कंपनी, सो नो कोर्ट शुड इंटरफेयर। तो ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। हमने पढ़ा है कि जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाई हो गई, ठीक है, तो वो ऑर्डर देगी 30 दिन के अंदर, तो आप रिमूव मत करना, अदरवाइज आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और ये यूनिलेटरली है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो मिलती ही नहीं इसमें। तो यस कंपनी इफ फाउंड एम्प्लॉय इज नॉट सूटेबल, तो अगर उसको लग रहा है एम्प्लॉय सूटेबल नहीं है तो रिडक्शन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ट्रिब्यूनल ने 30 दिन के अंदर ऑर्डर नहीं दिया तो फिर आप रिडक्शन कर सकते हो। तो नो कंपनी कैन नॉट रिड्यूस द रैंक ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं कर सकते आप, विदाउट अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो वही है कि यूँ तो कंपनी रिड्यूस नहीं कर सकती विदाउट द अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल। जब ट्रिब्यूनल ने अगर अप्रूव कर दिया है कि हाँ तुम करो, तो ऐसे केस में तो फिर कर सकते। अदरवाइज ट्रिब्यूनल ने कभी अप्रूवल नहीं करा 30 दिन के अंदर, तो भी हम डीम्ड अप्रूवल मान लेंगे, ठीक है। तो ट्रिब्यूनल से पूछते हैं कि हम उसको रिमूव कर दें क्या, ट्रिब्यूनल ने बोल दिया तो अच्छी बात है, नहीं बोला तो 30 दिन के बाद मान लिया जाएगा कि ट्रिब्यूनल ने बोला। तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। और लास्ट क्या है, यस कंपनी कैन रिड्यूस द रैंक, रैंक रिड्यूस कर सकती है विदाउट अप्रूवल फ्रॉम द ट्रिब्यूनल। भैया ट्रिब्यूनल की अप्रूवल तो चाहिए, वो तो कभी नहीं मिलती है, तो हम जो है डीम्ड अप्रूवल मानते हैं। ओके चलो, while conducting an inspection under section 207 of the Companies Act, the inspector noticed various irregularity। जब इंस्पेक्शन चल रहा था अंडर 207 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इंस्पेक्शन जो चल रहा था तो इंस्पेक्टर ने नोटिस करी सम इरेगुलरिटी, तो इंस्पेक्टर ने ही कुछ इरेगुलरिटीज को नोटिस करा। द इंस्पेक्टर आस्क नेसेसरी एक्सप्लेनेशन। इंस्पेक्शन चल रहा था, इंस्पेक्टर ने कुछ नोटिस करा, एक्सप्लेनेशन आपसे मांगी फ्रॉम द डायरेक्टर कंसर्न रिगार्डिंग दोस इरेगुलरिटीज। डायरेक्टर ने नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फर्निश करा और फिर इंस्पेक्टर ने अपनी इंस्पेक्टर रिपोर्ट बनी। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट टू हुम द इंस्पेक्शन रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड, ठीक है, एंड वेदर द एन इंस्पेक्टर हैज़ अ राइट टू मेक रिकमेंडेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो हाँ, इंस्पेक्टर की रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है एंड देन फर्दर जो है रिकमेंडेशन भी दे सकती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन का। तो देखो ना, तो सबमिटेड टू ट्रिब्यूनल ना, सबमिटेड टू रजिस्ट्रार नहीं। तो हमने क्या पढ़ा कि इंस्पेक्टर रिपोर्ट शैल बी सबमिटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड हैज़ अ राइट टू मेक रिकमेंडेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इनके पास राइट है कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का कर सकते हैं, ठीक है, बोल सकते हैं, वो रिकमेंड कर सकते हैं, वो ये नहीं बोलेंगे करना ही पड़ेगा, पर इनका राइट तो है एटलीस्ट कि वो सजेस्ट कर सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन। वो यही हमने पढ़ा है। अगर इधर हम देखें तो रजिस्ट्रार और इंस्पेक्टर जो भी है वो रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे, देन दे हैव राइट, दे मे रिकमेंड, ठीक है, उनका राइट है कि वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो 46 का सी आंसर है, ठीक। ओके, तो 46 का सी आंसर है। एंड देन अब आती बात क्वेश्चन नंबर 47 की। ए लिमिटेड was amalgamated into AB Limited and AB Limited had held 100% share in AC। तो A amalgamate हुआ है AB से और AB Limited held करता है 100% शेयर्स AC में, तो इसकी ये होली ओन सब्सिडरी हो गई। बोथ AB and AC held 10,000 शेयर्स इन A Limited। अब दोनों AB Limited और AC Limited ये दोनों 10,000 शेयर जो है हेल्ड करते हैं इन ए लिमिटेड बिफोर द एमलगमेशन टुक प्लेस। तो देखो, ए लिमिटेड एमलगमेटेड है ए बी में, ए बी 100% शेयर ए सी में होल्ड करता है और ए बी और ए सी टुगेदर मिला के 10,000 शेयर ए में होल्ड करते हैं। तो एक ऐसा आप लाइन डायग्राम बना लो। बिफोर द एमलगमेशन टुक प्लेस, ठीक है, ये सब है। अब ए लिमिटेड हैड 1 लाख इश्यूड शेयर इन टोटल।
अब ए लिमिटेड के पास तो 1 लाख इशूड शेयर है इन टोटल बिफोर द एमलगमेशन एंड 70,000 शेयर वर हेल्ड बाय बी। इसमें जो 70,000 शेयर है वो बी हेल्ड करता है। वो ऑल्सो लेटर बिकम शेयर होल्डर इन ए बी। लो बहुत ज़्यादा ही यार इसमें, ठीक है। अच्छा खासा क्वेश्चन है, समझो। ए लिमिटेड एमलगमेटेड है भैया ए बी में, ठीक है। तो ए और ए बी पहले तो आप बनाओ, फिर ए बी के 100% शेयर होल्डिंग होल्डी ओन सब्सिडियरी बनाओ ए सी। ए बी और ए सी जो है वो 10,000 शेयर हेल्ड करते हैं ए में बिफोर द एमलगमेशन टुक प्लेस। एमलगमेशन के पहले दोनों मिला के जो है ए और ए बी में क्या रिलेशन है, एमलगमेटेड हुआ है, ठीक है। और ए बी और ए सी जो है वो टुगेदर मिला के 10,000 होल्ड करते हैं शेयर। ए लिमिटेड के पास 1 लाख शेयर है, इसमें से बी लिमिटेड जो है या बी लिमिटेड जो है शेयर होल्ड करता है, ठीक है, 70,000, जो शेयर होल्डर बन गया लेटर ए बी लिमिटेड का, ठीक है, वो शेयर होल्डर बन गया। तो एक तरीके से बी के पास ए के 70,000 शेयर्स थे, तो ए बी लिमिटेड का शेयर होल्डर बन गया, मतलब कि 70,000 ये, और ए बी लिमिटेड के पास तो वैसे भी 10,000 शेयर्स थे और ए सी लिमिटेड के पास भी 10,000 शेयर्स थे, ठीक है। बट द शेयर होल्डर अपार्ट फ्रॉम बी एंड एक्सक्लूडिंग ए बी एंड ए सी, तो जो शेयर होल्डर बचे हुए हैं, बचे शेयर कितने, 10,000, क्योंकि 10,000 ए बी ले गया, 10,000 ए बी ले गया, ए बी और ए सी टुगेदर मिला के 10,000 है ना, तो 10,000 इनके है टोटल, 70,000 बी लिमिटेड के हैं। अब शेयर होल्डर अपार्ट फ्रॉम बी के अलावा अब 10,000 बचे, तो ऐसे केस में होल्डिंग 10,000 शेयर डिड नॉट बिकम शेयर होल्डर इन द न्यू ए बी। तो जो शेयर होल्डर जो बी ए बी और ए सी के अलावा थे, जो होल्ड कर रहे थे सिर्फ 10,000 शेयर, वो शेयर होल्डर नहीं बन पाए ए बी लिमिटेड के। तो एज्यूमिंग ऑल अदर कंडीशंस ऑफ एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर आर फुलफिल्ड वुड बी दिस अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस। अब सिंस इधर बात कर रहे हैं कि ऑल कंडीशंस फॉर एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर आर फुलफिल्ड, अब वो कंडीशन फुलफिल हो गई तो कायदे से ये जो है मर्जर होना चाहिए, एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, पर इसका आंसर एमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेस है, तो ये समझना पड़ेगा क्यों, ठीक है। इसको होल्ड पे रखते हैं। अगला देखते हैं, बी लिमिटेड वॉज डीमर्ज इनटू बी रियलिटी लिमिटेड। जो बी लिमिटेड है वो डीमर्ज हो गई बी रियलिटी में एंड बी लिमिटेड में, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ डीमर्जर इज दिस, तो अब पूरा तो डीमर्जर नहीं हुआ, एक बी रियलिटी बना है, तो पार्शियल डीमर्जर है, ठीक है। चलो अब इफ द टाइम लिमिट within which representation, if any, of the sectoral regulator shall be made within dash days from the date of receipt of notice of meeting to be called, held and conducted by the tribunal। ये थोड़ा सा क्या पूछ रहे हैं, ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट की तरफ जा रहा है। देखा जाए तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, टाइम लिमिट विद इन विच कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट में, टाइम लिमिट विद इन विच रिप्रेजेंटेशन इफ एनी ऑफ द सेक्टोरल रेगुलेटर शैल बी मेड, रिप्रेजेंटेशन इफ एनी ऑफ सेक्टोरल रेगुलेटर कितने टाइम लिमिट में जो है अपना रिप्रेजेंटेशन देगा, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ मीटिंग के नोटिस के कितने दिन के अंदर। तो हमने ये पढ़ा है कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो रिप्रेजेंटेशन जो है 30 दिन में सेक्टोरल रेगुलेटर देता है, राइट। चलो अब द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट। अब आती बात अगले क्वेश्चन की, द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट शुड बी अप्रूव बाय द मेंबर और क्लास ऑफ मेंबर और क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर। व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, अगर आपको स्कीम अप्रूव करनी है तो मेंबर और क्रेडिटर की क्या है लिमिट, तो मेजॉरिटी है, ठीक है। मिस्टर आनंद जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर है उसे प्राइस ऑफर करा, ठीक है, मेजॉरिटी ने उसको, द सेम वॉज डिसबर्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। आनंद आउट ऑफ टाउन है और वो 2 महीने बाद आएगा, ठीक है। विल ही बी एबल टू रिसीव द अमाउंट, और 2 महीने बाद आएगा ऑफ द स्टिपुलेटेड डेडलाइन। विल ही बी एबल टू रिसीव द अमाउंट, इफ़ यस अप टू व्हाट पीरियड, कितने पीरियड तक वो रिसीव कर सकता है। तो जब आप पर्टिकुलर जो है परचेस ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग, परचेस ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग का जब ये सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 236, आपको एंड में दिखेगा पॉइंट, 1 सेकेंड, राइट। When a shareholder or the majority equity shareholder fails to
एक्वायर फुल परचेज ऑफ द शेयर ऑफ द माइनॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डर, तो अगर वो फेल हो जाते हैं टू एक्वायर फुल ऑफ द शेयर, देन प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू द रेसिडुअल माइनॉरिटी। तो जब वो मेजॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डर फेल टू एक्वायर फुल परचेज, वो फुल परचेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ऑफ द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, देन द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन शैल कंटिन्यू टू अप्लाई टू रेसिडुअल माइनॉरिटी। ये प्रोविजन जो है रेसिडुअल माइनॉरिटी पे लगता है, इवन दो भले ही शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑफ द रेसिडुअल माइनॉरिटी इक्विटी शेयर होल्डर हैज़ बिन डीलिस्टेड, भले ही उनके शेयर्स डीलिस्टेड हो गए हैं एंड पीरियड ऑफ 1 ईयर और द पीरियड स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन, फिर भी ये सेक्शन लगता है। इधर आपको समझ में आएगा कि द मेजॉरिटी शेयर होल्डर शैल डिपॉजिट एन अमाउंट, जब वो परचेस करते हैं माइनॉरिटी शेयर्स को तो वो डिपॉजिट करते हैं अमाउंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द शेयर। ऑब्वियसली वो वैल्यू ऑफ द शेयर जो है डिपॉजिट करते हैं, जो उन्होंने एक्वायर करे शेयर, तो उसके रिस्पेक्ट में जो वैल्यू है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं विदिन 60 डेज, ठीक है। अब विदिन 60 डेज कर दे डिपॉजिट, एक मिनट, सेपरेट बैंक अकाउंट टू बी ऑपरेटेड बाय द कंपनी हुज टू बी, वो जो बैंक अकाउंट है टू बी ऑपरेटेड बाय द कंपनी हुज शेयर आर बीइंग ट्रांसफर्ड, तो मेजॉरिटी वाले शेयर जो है हुज शेयर्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, तो उसके सेपरेट बैंक अकाउंट में ऑपरेटेड बाय द कंपनी हुज शेयर आर बीइंग ट्रांसफर्ड फॉर एटलीस्ट 1 ईयर, एक साल तक जो है सेपरेट बैंक अकाउंट में रखते हैं फॉर पेमेंट टू द माइनॉरिटी शेयर होल्डर, तो एक साल तक तो रखते हैं। एंड सच अमाउंट शैल बी डिस्बर्स्ड टू दी, वो जो अमाउंट है वो डिस्बर्स्ड हो जाता है टू द इंटाइटल्ड शेयर होल्डर विदिन 60 डेज, एक साल तक रखते हैं, ठीक है। किसके अकाउंट में? अकाउंट ऑपरेटेड बाय द कंपनी जिसके शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं फॉर एटलीस्ट 1 ईयर फॉर पेमेंट टू द माइनॉरिटी, और डिस्बर्स हो जाते हैं इंटाइटल्ड शेयर होल्डर को 60 डेज में, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच डिसबर्समेंट शैल कंटिन्यू टू बी मेड टू द इंटाइटल्ड शेयर होल्डर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, ये जो डिसबर्समेंट है वो कंटिन्यू रहेगा फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, एक साल तक आप डिसबर्स करते रहना। हु फॉर एनी रीजन हैज़ नॉट मेड डिसबर्समेंट विद इन द सेट पीरियड ऑफ 60 डेज, अगर वो डिसबर्समेंट जो है 60 डेज में नहीं कर पाए, जैसे कि वो बाहर चले गया, और इफ़ डिसबर्समेंट हैव बीन मेड विद इन द अफोर्सेड पीरियड ऑफ 60 डेज फेल टू रिसीव, इफ़ द डिसबर्समेंट हैज़ बीन मेड, अगर आप नहीं कर पाए, या तो इफ़ द डिसबर्समेंट हैज़ बीन मेड विद इन द अफोर्सेड पीरियड ऑफ 60 डेज, पर सामने वाला फेल टू रिसीव क्लेम पेमेंट अराइज आउट ऑफ सच डिसबर्समेंट। तो क्या बोला है कि जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, वैल्यू ऑफ द शेयर जितना, सेपरेट बैंक अकाउंट में जो ऑपरेट करता है बाय द कंपनी हुज शेयर आर बीइंग ट्रांसफर्ड फॉर एटलीस्ट 1, एक साल तक तो उस अकाउंट में रहते हैं, पर जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर को जो डिसबर्समेंट है ना वो 60 दिन में मिल जाता है, वो डिसबर्समेंट एक साल तक रहेगा अगर आप जो है 60 दिन में डिसबर्स नहीं कर पाए, या इफ द डिसबर्समेंट हैज़ बीन मेड, या तो डिसबर्समेंट हो गया है विद इन द अफोर्सेड पीरियड ऑफ 60 डेज, फेल टू रिसीव और क्लेम पेमेंट अराइजिंग आउट ऑफ सच डिसबर्समेंट, बट सामने वाले को रिसीव नहीं हुआ, या तो सामने वाले को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, डिसबर्स हो गया है पर सामने वाले को पे नहीं हुआ, ठीक है। तो 60 दिन में नहीं कर पाए, या डिसबर्समेंट 60 दिन में कर दिया पर शेयर होल्डर फेल टू रिसीव या फेल टू क्लेम, तो ऐसे केस में जो है एक साल तक रहेगा। तो ऐसे केस में अगर इधर हम देखें तो बाहर था, तो फेल टू रिसीव या रिसीव नहीं कर पाया, या तो क्लेम ही नहीं कर पाया, तो ऐसे केस में एक साल तक तो वो रहेगा। अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द मीटिंग ऑफ द क्रेडिटर और क्लास ऑफ क्रेडिटर टू द स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट में बी डिस्पेंस्ड, किस सर्कमस्टेंसेस में मीटिंग को डिस्पेंस कर लिया जाएगा? तो इधर हमने पढ़ा था डिस्पेंस के रिस्पेक्ट में कि जो है अगर 90% ऑफ क्रेडिटर इन वैल्यू अगर एग्री होते हैं कि डिस्पेंस करना है, तो ऐसे केस में डिस्पेंस कर देंगे। तो आई होप सो कि कॉम्प्रोमाइज़ और अरेंजमेंट के जो MCQs है वो आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि इसमें जो है देखा जाए तो इसमें परसेंटेज वाली चीज़ें पूछ रहे हैं, जो कि एक तरीके से समझ में आती है। यही तो है याद करने का। बाकी तो पूरा अगर चार्ट के रिस्पेक्ट में अगर कुछ पूछते हैं तो मैं भी हमको चार्ट रेफर करना पड़ जाता, बट इधर परसेंटेज वाइज है, एंड परसेंटेज जैसे IBC में याद है वैसे कॉम्प्रोमाइज़ अरेंजमेंट में भी हमको याद ही है, ठीक है। तो इतना कुछ ज़्यादा खास नहीं था ये। PQR Limited and LMN Limited have proposed scheme of amalgamation between them under section 232। तो स्कीम ऑफ अमेलगमेशन बिटवीन देम अंडर सेक्शन 232 क्या बोला है कि PQR and LMN Limited have proposed scheme of amalgamation between them under 232 में amalgamation, merger and amalgamation होना है। They are seeking your advice on which of the following approval can be asked, which of the following approval can be asked for in the petition to be filed before NCLT for the proposed scheme। अगर पिटीशन फाइल करी NCLT को मर्जर एंड एमलगमेशन के लिए, तो हमको कौन कौन से अप्रूवल लेने पड़ेंगे, ठीक है, ये पूछा गया। तो क्या बोल रहे हैं
कि कौन कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रूवल कैन बी आस्क फॉर, किस किस के लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा इन द पिटिशन फाइल बिफोर NCLT। अगर 232 एमलगमेशन हो रहा है तो किन किन चीज़ के लिए इन्हें अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले चेंज इन द मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल एंड डिसॉल्यूशन। तो देखो अगर देखा जाए तो ये भी क्वेश्चन कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट का अच्छा है, पर अगर देखा जाए तो इसमें जब ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज होता है या शेयर कैपिटल का रिडक्शन हो रहा है या डिसॉल्यूशन हो रहा है ट्रांसफर कंपनी का, देखो ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज हो रहा है या रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज या डिसोल्यूशन ऑफ ट्रांसफर कंपनी विदाउट वाइंडिंग अप, बिना वाइंडिंग अप के ही डिसोल्यूशन हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है अप्रूवल लेना पड़ता है फॉर द पिटिशन टू बी फाइल्ड बिफोर NCLT, राइट। अब विथ होम विल द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल एन एप्लीकेशन, किसके यहाँ विथ होम सेंट्रल गवर्नमेंट एप्लीकेशन फाइल करता है, विथ होम विल द सेंट्रल गवर्नमेंट फाइल एन एप्लीकेशन इफ़ इट इज़ ऑफ द ओपिनियन दैट स्कीम इज़ नॉट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो ऐसे केस में देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तो ट्रिब्यूनल के पास ही जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी एप्लीकेशन दे रहा है वो ट्रिब्यूनल को ही एप्लीकेशन दे रहा है। आती बात अभी लिमिटेड इज़ अ होली ओन्ड सब्सिडियरी ऑफ इटर्नल। जो अभी लिमिटेड है वो तो होली ओन सब्सिडियरी है, ठीक है, इटर्नल की। तो इटर्नल है बड़ी, होली ओन सब्सिडियरी है अभी। इटर्नल लिमिटेड मेक एप्लीकेशन फॉर मर्जर ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, तो उसने एप्लीकेशन करी, काय की एप्लीकेशन करी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर मर्जर ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी, ठीक है। तो उसने इटर्नल ने एप्लीकेशन करी, ठीक है, इटर्नल की होली ओन सब्सिडियरी है अभी, और इटर्नल एप्लीकेशन दे रहा है कि होल्डिंग और सब्सिडियरी को मर्जर कर लो। कंपनी सेक्रेटरी स्टेट्स दैट द कंपनी कैन नॉट अप्लाई। सी, माना कि होल्डिंग और सब्सिडियरी के लिए एक इजी प्रोसेस दे के रखा है, वो है सेक्शन 233, जिसमें फास्ट ट्रैक मर्जर एंड एमलगमेशन सर्टेन कंपनीज के लिए है वो। इसका मतलब ये नहीं है कि 232 नहीं ऑप्ट कर सकते, ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन वैलिड है, ठीक है ना। और CS के पास ये ओपिनियन, अगर CS बोल रहा है कि CS ये बोल रहा है कि इनको 233 के लिए ही करना पड़ेगा, बोल रहे हैं कि मर्जर कंपनी कैन नॉट अप्लाई फॉर मर्जर अंडर 232, तो भैया ये गलत है। ओपिनियन सबसे पहले इनवैलिड है, तो वैलिड वाले पॉइंट वैसे भी कटते हैं, इनवैलिड के 2-3 पॉइंट आते हैं, ठीक है। अब इनवैलिड है और ये 233 में भी कर सकता है, तो ओपिनियन ऑफ CS इज वैलिड, होल्डिंग मर्जर शेल बी एज पर 233 नहीं, ओनली एज पर 232, ओनली एज पर 232 ये भी नहीं है। ओपिनियन ऑफ CS इज इनवैलिड एज पर द प्रोविजन गिवन फॉर फास्ट ट्रैक मर्जर इन द 233 आर ऑफ ऑप्शनल नेचर। फास्ट ट्रैक मर्जर जो है वो ऑप्शनल नेचर का है, तो कायदे से जो है 55 का आंसर होना चाहिए हमारा C। आती बात 56 की, NCLT ने ऑर्डर पास किया है फॉर अप्रूविंग द मर्जर ऑफ RGL प्राइवेट लिमिटेड एंड RGVL। तो NCLT ने ऑर्डर पास किया है कि वो RGL और RGL प्राइवेट लिमिटेड एंड RVGL लिमिटेड, ए पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी के बीच में मर्जर हो रहा है। द ऑर्डर हैज़ बीन पास बाय द NCLT 25 जनवरी को करा, ऑर्डर इफेक्टिव है 1 मार्च से, एंड हैज़ बीन रिसीव बाय RGL प्राइवेट लिमिटेड। ये जो मर्जर का ऑर्डर है ये रिसीव हुआ 27 जनवरी को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एज रिगार्ड टू सबमिटिंग ऑर्डर टू द रजिस्ट्रार। अब हमें जो NCLT ने ऑर्डर पास किया है वो रजिस्ट्रार को सबमिट करना है, राइट। जब एमलगमेशन हुआ है, NCLT ने एमलगमेशन मर्जर का ऑर्डर अप्रूव करा है और ऑर्डर पास करा है, ऑर्डर की इफेक्टिव डेट है और ऑर्डर हमें 2 दिन में मिल चुका है, तो अब हमें जो है ऑर्डर सबमिट करना है रजिस्ट्रार को, तो कितने दिन में करना है, ठीक है। तो सिंस इधर जो रिसिप्ट हुआ था ये रिसिप्ट हुआ था 27 जनवरी को, राइट, तो हमें रिसिप्ट से ही करना है, ठीक है। अब देखो 27 जनवरी से अगर हम देखें 30 दिन में हमको करना है, तो 26 फरवरी तक हमको करना है। तो क्या लिखा हुआ है कि हैज़ टू सबमिट दी ऑर्डर बीइंग 1 मंथ, नहीं 30 डेज में हमको करना है, बीइंग 30 डेज, बीइंग 30 डेज, बीइंग 3 मंथ। 1 मंथ और 3 मंथ तो वैसे ही कट गए, 30 डेज है, पर ये ROC को जा रहा है, ये भी ROC को जा रहा है बाय 26 फरवरी, ठीक है ना। तो रिसिप्ट अगर आपकी हुई थी 27 जनवरी को, तो 26 तक हो जाना चाहिए, तो 56 का जो आंसर है वो भी होगा, राइट। चलो, कोर्ट पासेस द ऑर्डर ऑफ पेंटो लैबोरेटरी फॉर कंडक्टिंग मीटिंग ऑफ द मेंबर।
तो कोर्ट ने पास किया ऑर्डर पेंटो लैबोरेटरीज का फॉर कंडक्टिंग मीटिंग ऑफ अ मेंबर फॉर कंसिडरिंग द स्कीम ऑफ C&A, फॉर कंडक्टिंग मीटिंग ऑफ द मेंबर, कि चलो मीटिंग ऑफ द मेंबर कंडक्ट करते हैं, पास एन ऑर्डर फॉर कंडक्टिंग मीटिंग, ठीक है, मीटिंग के लिए ऑर्डर पास कर दिया फॉर कंसिडरिंग द स्कीम ऑफ C&A। कंपनी ने नोटिस सेंड करा टू ऑल इट्स मेंबर 1000 मेंबर्स जो होल्ड करे 30 लाख शेयर। ऑन द डेट ऑफ मीटिंग 580 मेंबर होल्डिंग 18 लाख शेयर अटेंडी मीटिंग और 400 मेंबर होल्डिंग 14 लाख वोटेड इन फेवर। 580 ने वोट किया, होल्ड करा, 580 मेंबर जो 18 लाख शेयर होल्ड कर रहे हैं उसमें से 400 ने फेवर में वोट किया, मतलब मेजोरिटी अगर नंबर्स में देखें तो मेजोरिटी तो हो गया 580 में से 400। अब 75% देखना है तो 18 लाख का 75%, ठीक है, तो 18 लाख का हम 3/4 देखें, राइट, तो 4.25 इंटू 3 12.75 ऐसा कुछ होता है। ये 14 लाख ने फेवर में वोट किया, तो यस आना चाहिए। अगर 57 की बात करें तो यस स्कीम तो अप्रूव्ड है, ठीक है। 58 प्रॉफिट ऑफ कीप ग्रोइंग लिमिटेड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19, तो प्रॉफिट तो गोज डाउन, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 फॉर द फाइनेंशियल ईयर गोज डाउन। Therefore बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोनाफाइड डिड नॉट रिकमेंड एनी डिविडेंड, ठीक है, तो डिविडेंड रिकमेंड नहीं किया। अब AGM में ग्रुप ऑफ मेंबर ने ऑब्जेक्ट करा बोर्ड डिसीजन का, क्या बोर्ड ने तो डिविडेंड देने से मना कर दिया, तो वो ऑपरेस्ड हो गए। तो भैया क्या ये ऑपरेस है, कंटेंशन टेनेबल है, तो ये कंटेंशन टेनेबल नहीं है, ठीक है, तो शेल नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, और ये 58 का आंसर सी होगा, शेल नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट, क्योंकि डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर पाना, ठीक है, ये तो वैसे भी डिविडेंड करना नहीं करना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के डिस्क्रिप्शन पे, ये ऑपरेशन नहीं होता है। इनफैक्ट अगर लॉसेस भी हो गए इसका मतलब ये नहीं कि ऑपरेशन हो गया, ठीक है। फिर आती बात मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ वीगन इंडस्ट्रीज, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर है वीगन इंडस्ट्रीज के, पास द रिजोल्यूशन टू अल्टर इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो उन्होंने मेजॉरिटी ने पास कर दिया कि चलो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टर करते हैं, एंड गिव द डायरेक्टर अ पावर टू ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ एनी शेयर होल्डर, एंड गिव द डायरेक्टर, उन्होंने डायरेक्टर को पावर दे दी कि वो ट्रांसफर कर सकता है शेयर ऑफ एनी शेयर होल्डर हु कॉम्पीट विद दी कंपनीज बिजनेस, तो वो शेयर होल्डर जो कंपीट करता है कंपनी बिजनेस से उसके शेयर होल्डर के शेयर से ट्रांसफर कर दो। तो अक्षत जो शेयर होल्डर है वीगन इंडस्ट्रीज का, वो भी कंपीटिंग बिजनेस कर रहा था, तो चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द अल्टरेशन, क्या अल्टरेशन कर दिया, वो ये तो बोले ये तो ऑपरेशन अगेंस्ट माइनॉरिटी। अगर मेजोरिटी ने रिजोल्यूशन पास किया कि आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टर करो एंड गेव अ डायरेक्टर को पावर दे दी कि आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो उन शेयर होल्डर के जो कंपीट कर रहा है। तो ऐसे केस में अक्षत बोल रहा था कि मेरी तो इच्छा नहीं थी शेयर होल्डर को शेयर्स को हटाने की, शेयर्स को ट्रांसफ़र करने की, पर जो है ये तो शेयर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टरेशन करने से जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर मेरे शेयर को, ठीक है, ट्रांसफ़र कर रहा है, तो उसने चैलेंज करा कि ऐसा कैसे आपने AOA अल्टर करा है, ठीक है, तो क्लेम करा है ऑपरेशन, तो ऑपरेशन वैलिड है। तो कायदे से अगर देखा जाए तो ये जो ऑपरेशन, तो हमको समझना पड़ेगा कि जो अल्टरेशन है अगर ये प्रोविजन ऑफ एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है तो ये कोई ऑपरेशन नहीं होता है, अगर ये प्रोविजन ऑफ एक्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। साथ ही साथ जो कंपीटिंग बिजनेस में है, ठीक है, अगर वो इधर भी कम्पीट कर रहा है तो ले देके कंपनी की इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्लोज कर रहा है, तो ये कंपनी के ही इंटरेस्ट में। तो अगर हम बात करें ऑपरेशन की, तो ऑपरेशन में हमको समझना पड़ेगा कि जब लैक ऑफ फेयर डीलिंग हो रही है, क्योंकि हम ऑपरेशन मेंबर की कैपेसिटी पे देखते हैं, तो अगर लैक ऑफ फेयर डीलिंग हो रही है टू मेंबर, उसके प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं केटर हो पा रहे, लैक ऑफ फेयर डीलिंग टू मेंबर ऑफ हिज प्रोप्राइटरी राइट्स, लैक ऑफ फेयर डीलिंग टू मेंबर ऑफ हिज प्रोप्राइटरी राइट, तो जब लैक ऑफ फेयर डीलिंग होती है तब वो ऑपरेशन माना जाता है, ठीक है। तो एक फेयर डीलिंग नहीं हो तो वो ऑपरेशन माना जाएगा। इन केस अगर ऑपरेशन जो है, अगर भाई एक हार्श अनफेयर ट्रीटमेंट है इन अदर कैपेसिटी, तो वो तो आउटसाइड दी परव्यू है, क्योंकि ऑपरेशन मेंबर की कैपेसिटी में देखते हैं। ये जो ऑपरेशन है कंटिन्यूस एक्ट होना चाहिए एंड वो कंस्टिट्यूट होना चाहिए टिल द डेट ऑफ पिटिशन। अगर हम इधर बात करें ऑपरेशन मतलब कि वो अपने प्रोप्राइटरी राइट्स को जो है अवेल नहीं कर पा रहा है मेंबर, ठीक है। तो अब इधर जो बात चल रही वो ऐसी है कि मेजोरिटी ने AOA जो अल्टर करा तो सही करा, मेजोरिटी OR से ही अल्टर होता है, पर हमको ये भी समझना पड़ेगा कि AO का अल्टरेशन हो रहा है और AO के अल्टरेशन से जो है हम ट्रांसफ़र कर रहे शेयर होल्डर के जो कम्पीट कर रहा है कंपनी बिजनेस से, ठीक है, तो वो कंपनी के ही इंटरेस्ट में है।
कंपनी के बिजनेस को अफेक्ट करेगा, इसलिए वो कंपनी के ही बिजनेस इंटरेस्ट में है कि हम उसके शेयर को ही ट्रांसफ़र कर दें। तो सही है ना, वैलिड है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये वैलिड है। तो इस तरीके से जो है उसका कंटेंशन इनवैलिड है और ऐसे शेयर ट्रांसफ़र आप कर सकते हो, ठीक है। आती है बात नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन की। तो ये जो मॉन्स्टर प्राइवेट लिमिटेड है उसके अंदर नो शेयर होल्डर है, जहाँ पे इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द सेड कंपनीज 1 करोड़ है। अब 1 करोड़ भी कैसे कि 1 लाख शेयर है 100 के। अब उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करी है NCLT को और एलिज कर रहा है जहाँ पे वेरियस एक्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, नो शेयर होल्डर है, इशू पेड अप कैपिटल 1 करोड़ है एंड वांट टू फाइल एन एप्लीकेशन NCLT को एप्लीकेशन फाइल करनी, ठीक है, एलिजिंग वेरियस एक्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट, क्योंकि वेरियस एक्ट ऑफ फ्रॉड एंड मिसमैनेजमेंट है। तो हु कैन अप्लाई टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अगेंस्ट ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। अब कौन कौन जो है अप्लाई कर सकते हैं, तो हमको ये पता है कि जो एलिजिबल मेंबर्स है अंडर सेक्शन 244 वो अप्लाई करते हैं। तो एलिजिबल मेंबर में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर दोनों आते हैं। अब कंपनी जिसका शेयर कैपिटल है तो कायदे से 100 मेंबर या 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर या 1/10 ऑफ मेंबर हु होल्ड इशूड शेयर कैपिटल। तो इधर अगर हम बात करें तो अगर नो शेयर होल्डर है तो अगर एक भी मेंबर जाता है तो भी हो जाता है। भले देखो 100 मेंबर है, 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर या 1/10 ऑफ मेंबर होल्डिंग इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। तो 3 मेंबर्स में से विच एवर इज लेस। अब इधर अगर एक जना भी जाए तो भी कंडीशन पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो एक जना भी जा रहा है तो इधर कंडीशन पूरी है, क्योंकि भले ही 100 मेंबर की कंडीशन पूरी नहीं हो रही पर 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर में 9 का 1/10 तो हो जाएगा, 0.9 मतलब एक मेंबर तो जाएगा ही जाएगा, तो कंडीशन पूरी हो जाएगी। अब 1/10 ऑफ इशूड शेयर कैपिटल भले ही ज़्यादा हो पर एक कंडीशन पूरी हो गई है तो आप जो है एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में आ जाते हो और इंडिविजुअल और जॉइंटली आप कैसे भी एप्लीकेशन कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे 60 क्वेश्चन होते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट में जो MCQs है वो MCQs को हमको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एक चार्ट से के रिस्पेक्ट में है। वो पूरा हमको पूरा एक एट अ स्ट्रेच हमको 1-2 पेज पढ़ने पड़ते हैं चार्ट के, तब जाके हमें फिर पूरा प्रोसीजर समझ में आता है। कॉम्प्रोमाइज़ एंड अरेंजमेंट ही ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हमको पेशेंस से, जैसे IBC में हमको पेशेंस से चैप्टर को कंप्लीट करना पड़ता है, उधर भी हमें वो सेक्शन पे ग्रिप बनाने के लिए हमको सेक्शन पूरा पढ़ना पड़ता है। तो ठीक है, करेंगे उसको भी। एंड कुछ एक क्वेश्चन है अमेलगमेशन द नेचर ऑफ मर्जर और परचेज का, उसको मार्क कर लिया है, उसको हम देख लेंगे। एंड होप सो कि आपको जो है ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड वो आपको एंड देन जो भी वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म आप बताइएगा कि क्या इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।